तो 400 साल की स्थिरता का राज क्या है, आज हम सातवाहन राजवंश के इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। देखिए, जब एक बड़ा साम्राज्य बिखरता है तो उसके बाद स्थायी शासन कैसे बनाया जाता है, सातवाहनों ने इसका जवाब दिया था। और ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि आज के दौर में भी गवर्नेंस के लिए एक, कह सकते हैं, एक केस स्टडी है। तो सिचुएशन को समझिए। मौर्य साम्राज्य जो इतना बड़ा था वो खत्म हो चुका है। दक्कन का पूरा इलाका एक पावर वैक्यूम है। अब सवाल ये है कि इस उथल-पुथल के बीच एक लंबे समय तक चलने वाली स्थिर सरकार कैसे बनाई जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इसी चैलेंज का जवाब सातवाहनों ने खोज निकाला। और वो जवाब थे सातवाहन। सिमुक ने इस राजवंश की नींव रखी और उन्होंने सिर्फ उस खाली जगह को नहीं भरा, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सदियों तक टिका रहा। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें आंध्र वंश भी कहते हैं, क्योंकि आंध्र क्षेत्र से उनका गहरा नाता था। ये उनकी रीजनल पावर को भी दिखाता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। पहली सदी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी ईस्वी तक। ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है, ये पूरे 400 साल हैं। बहुत कम डायनेस्टीज इतिहास में इतना लंबा और स्थिर शासन कर पाई हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो इतना कामयाब रहा, उनका सीक्रेट क्या था। तो चलिए उनके इस सक्सेस मॉडल को डिकोड करते हैं। उनकी कामयाबी आप कह सकते हैं 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। और शुरुआत करते हैं पहले पिलर से, जो था उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट, यानी शासन चलाने का तरीका। देखिए, उनका स्ट्रक्चर कितना क्लियर था। टॉप पर राजा, उनकी मदद के लिए अमात्य मतलब मिनिस्टर्स की एक टीम, फिर उनके नीचे थे महामात्र और सेनापति। आप इन्हें आज के टॉप ब्यूरोक्रेट्स या कमांडर समझ सकते हैं। और जमीनी लेवल पर पूरे साम्राज्य को आहार में बांटा गया था, जो आज के डिस्ट्रिक्ट्स जैसे थे। ये जो साफ सुथरा चेन ऑफ कमांड था ना, यही इतने बड़े इलाके पर मजबूत पकड़ बनाए रखने का राज था। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो सेट हो गया, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और यहीं पे आता है उनका दूसरा पिलर, उनकी जबरदस्त इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। देखिए, कोई भी स्टेबल सरकार एक मजबूत इकोनॉमी के बिना चल ही नहीं सकती, और सातवाहनों को ये बात अच्छी तरह पता थी। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ड्यूअल थी। एक तरफ तो उनकी कृषि आधारित इकोनॉमी थी, मतलब खेती बाड़ी पर जोर, जिससे देश के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। लेकिन साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल मैरिटाइम ट्रेड यानी समुद्री व्यापार पर भी पूरा फोकस किया। इससे न सिर्फ खूब पैसा आया, बल्कि दुनिया से भी उनका कनेक्शन बना। और ये कोई छोटा मोटा ट्रेड नहीं था। हम बात कर रहे हैं रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड की, जो उस वक्त की सुपर पावर थी। यहाँ से मसाले, कीमती कपड़े जैसी लग्जरी आइटम्स एक्सपोर्ट होती थी और बदले में वहाँ से सोना चांदी आता था। तो ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, ये एक तरह की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी थी। इसने सातवाहनों को एक ग्लोबल प्लेयर बना दिया था। तो हमारे पास एक सॉलिड एडमिनिस्ट्रेशन है और एक पावरफुल इकोनॉमी भी। लेकिन क्या ये काफी है? नहीं। अब आता है तीसरा और शायद सबसे अहम पिलर, उनकी सोशल और कल्चरल पॉलिसी। एक ऐसा समाज जहां अलग अलग तरह के लोग रहते हों, वहां एकता कैसे बनाई जाए, इसका जवाब उनके पास था। उनकी पॉलिसी कमाल की थी। उन्होंने किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि सबको साथ लेकर चले। उन्होंने हिंदू परंपराओं को भी सपोर्ट किया और बौद्ध धर्म को भी। चाहे वो अमरावती का शानदार स्तूप हो या नासिक और कार्ले की गुफाएं, ये सब इस बात का सबूत हैं कि वो आर्ट और रिलीजन के जरिए एक कॉमन आइडेंटिटी बना रहे थे। और यही चीज़ एक डाइवर्स सोसाइटी को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और अगर हमें इन तीनों पिलर्स को एक साथ एक्शन में देखना हो, तो उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है गौतमीपुत्र सातकर्णी। वो इस डायनेस्टी के सबसे महान राजा माने जाते हैं। उनके समय में सातवाहन पावर अपने पीक पर थी। उन्होंने एक टाइटल लिया, ब्राह्मणों और क्षत्रियों का रक्षक। अब ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। इसके जरिए वो ये कह रहे थे कि राजा जो है वो समाज के पारंपरिक ताने बाने का प्रोटेक्टर है, वो ऑर्डर और स्टेबिलिटी की गारंटी है। ये उस जमाने में लोगों का भरोसा जीतने की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं टिकता। तो फिर 400 साल की शानदार स्टेबिलिटी के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये सब बिखर गया? उनका अंत किसी एक लड़ाई में हारने से नहीं हुआ, बल्कि जिन पिलर्स ने उन्हें इतना मजबूत बनाया था, उन्हीं में दरारें आने लगी थीं। तो ये मजबूत ढांचा गिरा कैसे? सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉब्लम बाहर से नहीं, अंदर से शुरू हुई।
गौतमीपुत्र जैसे ताकतवर राजाओं के बाद जब कमजोर उत्तराधिकारी आए तो सेंट्रल कंट्रोल ढीला पड़ने लगा। पूरा एम्पायर छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा। और जब अंदरूनी तौर पर आप कमजोर हो जाते हैं तभी पश्चिमी क्षत्रपों जैसी बाहरी ताकतों को मौका मिलता है। सीधी सी बात है, बाहरी दुश्मन तभी हावी होते हैं जब घर अंदर से कमजोर हो। और यहीं पर ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो तब भी सच था और आज भी उतना ही रेलेवेंट है। सातवाहनों की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी देश की स्टेबिलिटी के लिए असली खतरा कौन है, बाहर के दुश्मन या फिर अंदर की अपनी कमजोरियां।